हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कानपुर में स्वागत करता हूं। आज संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जो है मौलिक अधिकारों से। क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि संविधान से प्रश्न बनते हैं तो फिर मौलिक अधिकारों से अवश्य बनते हैं। तो आइए चलते हैं आज महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार, देखते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं मौलिक अधिकार, कितने प्रकार के होते हैं मौलिक अधिकार और किस प्रकार से वहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं। तो उन सभी प्रश्नों पर एक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार वह होते हैं जो कहा जा सकता है, यदि इसको परिभाषित करना चाहें तो मौलिक अधिकारों को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी देश की जनता को प्रदत्त किए गए वह अधिकार जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह भाग 3 के अंतर्गत रखे गए हैं। तो उन सभी पर चलते हैं, चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों पर। तो देखते हैं, जैसे मौलिक अधिकार या इन्हीं को कहते हैं मूल अधिकार। जैसा कि मूल अधिकार, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि मूल अधिकार क्या होते हैं, तो किसी भी जनता को प्रदान किए गए वह अधिकार जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जो चर्चा की गई है, वह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान के निर्माण करते समय जो भारत की जनता है, इस जनता को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। तो कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है और वह कहाँ जोड़ा गया है, उससे भी प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो कि कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो कौन सा जोड़ा गया, कौन सा हटाया गया, और ये मौलिक अधिकार हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो उन पर सभी प्रश्न बन चुके हैं। तो उन सभी प्रश्नों पर एक चर्चा। तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। कहा जाता है कि ब्रिटेन में एक राजशाही व्यवस्था थी। उस राजसियों द्वारा उनके अपने कर्मचारियों को कुछ अधिकार दिए गए थे जो उनके हितों के लिए थे। हितों के लिए जो अधिकार दिए गए थे उन्हीं को मौलिक अधिकार, और ब्रिटेन में उन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। तो यह भी पूछा जा चुका है कि मैग्ना कार्टा क्या होते हैं। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है और किस प्रकार से उनसे कहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं। उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को संविधान के भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों अर्थात मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। अब अनुच्छेद 12 से 35 तक सभी अनुच्छेदों को देखेंगे, कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। इन मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन में कुछ राजसियों द्वारा उनके अपने कर्मचारियों को उनके हितों के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ये जो एक अवधारणा है जो कि ब्रिटेन की है, ब्रिटेन की इस अवधारणा को भारत में अपनाया गया, तो इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। जो कि कहाँ की अवधारणा है, तो यह एक ब्रिटेन की अवधारणा है, जो कि परीक्षाओं में यह कई बार पूछा जा चुका है कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मूल अधिकारों की जो ये अवधारणा है, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कहाँ की अवधारणा है, तो ये ब्रिटेन की अवधारणा है। अब उसके बाद में इन सभी प्रश्नों पर चलते हैं। अब देखते हैं कि जो संविधान में कितने अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो प्रारंभ में संख्या थी, मौलिक अधिकारों की जो प्रारंभ में संख्या थी, तो वह प्रारंभ में संख्या थी 7। अब वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब 6 है,
पहले 7 थी, तो कौन सा हटाया गया, कहाँ से हटाया गया, किस अनुच्छेद का हटाया गया और इसे कहाँ जोड़ा गया। तो एक अनुच्छेद है आपका 31। अनुच्छेद 31 में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। हटाने के बाद में इसे जोड़ दिया गया भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसे जोड़ दिया गया है। तो किस अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो पहले किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता था, तो 31वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता था। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया 1978 में। और इसे कहाँ जोड़ा गया, तो इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 का, अर्थात या 300A भी लिखा होगा, 300 का के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। जोड़ करके इसे मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी इस पर कानूनी अधिकार होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा एक ये प्रश्न। अब आगे और चलते हैं। अब देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वह कौन हैं, कितने प्रकार के जो 6 मौलिक अधिकार हैं वह कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, उन पर एक विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वह कितनी है, 6 है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6। प्रारंभ में कितनी थी, तो 7 थी। अब कौन कौन सी है उसको देखते हैं। तो पहला है आपका समानता या समता का अधिकार। समानता या समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मुख्य रूप से कितने अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के अधिकार हैं। अब कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, कहाँ से किसकी चर्चा की गई है, तो समानता या समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद आपका 14 से 18 तक अनुच्छेद समानता या समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद आपका 19 से 22 तक चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा 23 और 24 में की गई है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में की गई है। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार की चर्चा 29 और 30 में की गई है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है। जैसा कि आप जानते हैं अब 31 बीच में गैप होता है, तो गैप क्यों होता है, क्योंकि जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार वो 31वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता था, उसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और उसे भाग 12
कि अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना करके जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से अब समानता या समता के अधिकार से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार देखते हैं, तो उन पे तो एक एक जितने भी आपके जो अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14, आपका 15, आपका 16, आपका 17, आपका 18 और तो आपने इतने देखे 14, 15, 16, 17 और 18। अब बात आप देख रहे होंगे 12 से लेकर के 35 तक चलते हैं। 12 से लेकर के 35 तक में जो ये है मुख्य रूप से यही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो 12 और 13 अनुच्छेद आते हैं, 12 व 13 ये स्पेशल अनुच्छेद हैं। इसमें आपके भाग 3 के संरक्षण संबंधित राज्यों की चर्चा की गई है, अर्थात भाग 3 की संरक्षण संबंधित राज्यों की चर्चा की गई है। और जो अनुच्छेद 13 है यह मौलिक अधिकारों का रक्षा कवच कहा गया है, जो कि न्यायिक जो व्यवस्थाएं हैं वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आती हैं, अर्थात न्याय को उनको पुनर्विलोकन सिद्धांत पर आधारित है ये अनुच्छेद 13, जिसको कि यह अधिकार देता है कि इन सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। अच्छा, रक्षा कवच का कार्य करेगा कौन? तो न्यायालय करेगा, जो कि न्यायालय को अधिकार देता है अनुच्छेद 13। अब यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, प्रश्न महत्वपूर्ण जो बनते हैं वह मुख्य रूप से इन 6 अधिकारों से बनते हैं। तो 14 में किसकी चर्चा की गई है, 15 में किसकी की गई, 16 में, 17 में और अनुच्छेद 18 में किस प्रकार से किसकी चर्चा की गई है, उन सभी पर एक एक प्रश्न करते हैं। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है कि विधि के समक्ष, विधि अर्थात न्यायिक व्यवस्था, तो विधि के समक्ष समान अधिकार, अर्थात विधि न्यायालय के समक्ष सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। तो समान अधिकार की चर्चा करता है अनुच्छेद 14, जो कि कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों को होगा। दूसरा है, कहा जाता है दूसरा, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग व स्थान आदि के विभेद में समानता, विभेद में समानता, अर्थात किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या लिंग या स्थान से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अलग नहीं किया जाएगा, उसे भिन्न नहीं माना जाएगा, सभी को एक समान एक दृष्टि से देखा जाएगा। आगे अनुच्छेद 16 में चलते हैं। तो इसमें कहा गया है लोक निर्माण की समानता। अब लोक निर्माण क्या होता है? तो लोक निर्माण की समानता की बात की गई अनुच्छेद 16 में। तो लोक निर्माण क्या होता है? लोक निर्माण का अर्थ है जो सरकारी पद हैं, सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान प्रकार से समानता की जाएगी, अर्थात सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, जो कि लोक निर्माण की समानता प्रदान करता है। उसके बाद 17 है ये अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अर्थात इसी को कहते हैं छुआछूत का अंत, अर्थात किसी भी व्यक्ति किसी भी जाति या वर्ग का हो उससे छुआछूत नहीं की जाएगी। उस सभी व्यक्तियों को एक समान एक जगह पर एकत्रित होने से एक दूसरे के प्रति यानी मानवता रखने की सभी को समानता दी जाती है, अर्थात किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उसकी जाति को लेकर के या उसके धर्म को लेकर के, जो कि अस्पृश्यता का अंत का समानता अर्थात अंत करने की बात की जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 18 में कहा जाता है उपाधि का अंत, अर्थात
किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो आप देखते हैं जितने भी राजनीतिक पद हैं या कोई भी सरकारी पद है, किसी भी पद के व्यक्ति को कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाती। जैसे कि पहले जो सुल्तान हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वह उपाधियां धारण करते थे, लेकिन अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है कि किसी भी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी। अब इस प्रकार से आपने देखा जो ये समानता या समता का अधिकार है, इसके अंतर्गत आपके ये 5 अधिकार आते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। अब चलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किस प्रकार से कौन से प्रश्न बनते हैं। तो आप देख रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक आता है। अर्थात अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या किसकी बात की जाती है उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति मतलब होता है विचारों को, यानी आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अब कहाँ पर किस प्रकार से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तो उन पे कई प्रश्न बन जाते हैं उन बिंदुओं से लेकर के, जैसे कि आपको अपने विचारों को या प्रश्नों को आप किसी भी यानी विधि के समक्ष आपको बोलने का अधिकार दिया जाता है। दूसरे, आपको एकता या समूह बनाने की स्वतंत्रता होती है। उसके बाद आवागमन की स्वतंत्रता होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जा सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्वयं का रोजगार आप खोल सकते हैं, तो रोजगार की स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। उन सभी पॉइंटों पर एक एक नज़र डालते हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता है उसको देखते हैं। तो पहली बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, अर्थात एक जगह एकत्रित होकर के आप किसी भी प्रकार की अपनी बात को रख सकते हैं। शांति रूप से एकत्रित होने की, जैसे कि आप देखते हैं आंदोलन लोग करते हैं, तो आंदोलन करने का जो आपको है ये आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किसी भी जगह पर शांत प्रिय होकर के आप वहाँ पर अपने विचारों को रख सकते हैं और अपनी आवाज़ को सरकार के समक्ष बातों को बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरा है पॉइंट आपका सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, यानी जो तीसरा पॉइंट है यह सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात कहा जाता है कि यदि आप कोई सभा बनाना चाहते हैं या किसी प्रकार का एक समूह तैयार करना चाहते हैं तो आप सभा या समूह बनाने की आपको स्वतंत्रता है और सभा या समूह आप बना सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट कहता है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता अर्थात आप भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता, अर्थात आप किसी भी भारत के किसी भी स्थान पर आप रह सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। उसके बाद आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। आजीविका का अर्थ यहाँ पर आपका व्यापार से संबंधित है या कोई भी रोजगार से संबंधित है, तो आजीविका चलाने की स्वतंत्रता ये दी जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपको ये बोलने की स्वतंत्रता, शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता, किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, अर्थात आपको कोई भी व्यापार अपना स्वयं का रोजगार
कर सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता दी जाती है। तो इस प्रकार से अब इनको तैयार करने के लिए आप तैयार कर सकते हैं। पहले बोलेंगे हम अपनी बातों को, अकेले बोल करके हम सरकार के समक्ष रखेंगे। यदि हमारी बातों को वह नहीं सुन पाते हैं और उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर हम समूह बनाएंगे, शांति रूप से एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। एकत्रित हो करके सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। उसके बावजूद भी यदि वो नहीं सुनते हैं तो हम समाज में अपने पक्ष में कई समूह तैयार करें, कई लोगों को तैयार करके एक समूह बनाएंगे और उस समूह के द्वारा हम सरकार के प्रति अपनी बातों को रखेंगे। तब भी यदि नहीं सुनते हैं तो हम भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके भ्रमण करके हम अपनी बातों को रखेंगे। यदि तब भी नहीं सुनती है तो जहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप निवास बना लेंगे, कई जगह ग्रुप बना करके, तो आप निवास करने की क्षमता। अब जब कहीं पे आप निवास करेंगे तो आपको खाने के लिए आपको रोज़गार चाहिए, तो रोज़गार चलाने की क्षमता अर्थात स्वयं का आप रोज़गार बना सकते हैं। तो इस प्रकार इतने बातों पर उन्होंने मुख्य रूप से फोकस किया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा ये कौन सा था, तो अनुच्छेद 19 की बात की जाती है। अब अनुच्छेद 20 में किसकी बात की जाती है, तो इसके लिए इसको इरेज करते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा जाता है अपराध, दोष, सिद्धि। अपराध, दोष, सिद्धि। यदि आप पर किसी भी प्रकार का कोई अपराध, एक कोई दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध हो जाने पर आपको उसी समय, जिस समय आपका अपराध दोष सिद्ध होगा उसी समय आपको सज़ा दी जाएगी। और जो सज़ा दी जाएगी वह उसी समय दी जाएगी और आपको खुद की गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कहा जाता है कि जो भी आपका दोष सिद्ध होगा वो दोष की सज़ा आपको केवल न्याय या न्यायालय एक बार देगी। अर्थात कोई भी अगर आपराधिक दोष आप सिद्ध हो जाता है आपके ऊपर, तो आपको एक अपराध की सज़ा एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक अपराध की सज़ा आपको बार बार दी जाए। तो ये अनुच्छेद 20 की बात की जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। इसी 21 अनुच्छेद से निकल करके एक और अनुच्छेद आता जो कि कई बार पूछा जा चुका है, वह 21A। 21A जो है इसको, इस अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान की बात की गई है। यानी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी 6 से 12 तक के बच्चे को। और ये जो 21A अनुच्छेद है, इस 21A अनुच्छेद को आपको 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। अर्थात जो आपका 21A अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो कि कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद में अब आते हैं 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 22 आपको गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार कुछ दिए जाते हैं। इसको इरेज करते हैं। तो आपका जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित कुछ आपको अधिकार दिए जाते हैं। क्या अधिकार दिए जाते हैं? पहला ये अधिकार दिया जाता है कि आपको यदि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो आप पुलिस से ये पूछ सकते हैं कि हमें किस अपराध में गिरफ्तार किया गया। अर्थात अपराध पूछने की स्वतंत्रता, अपराध या कह सकते हैं प्रश्न करने की स्वतंत्रता, प्रश्न करने की स्वतंत्रता दी जाती है आपको, जो अनुच्छेद 22 में बात की जाती है। उसके बाद में कहा गया है कि 24 घंटे के
अंदर गिरफ्तार या बंदी या गिरफ्तार अपराधी को पास के समीपस्थ मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर जो भी आप अपराध यदि करते हैं, तो यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर जो पास का जो मजिस्ट्रेट बैठते होंगे उन मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि जो आने जाने का समय लगता है उस समय को छोड़ करके आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। उसके बाद में कहा गया है आप मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं। कानूनी सलाह लेने की स्वतंत्रता अर्थात यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप उनसे इस रिक्वेस्ट पर यह अधिकार होता है आपके पास कि आप उनसे यह कह सकते हैं कि हम कानूनी सलाह ले सकते हैं, तो कानूनी सलाह आपको लेने की स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार से आपका था अनुच्छेद 22। अब चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। अब आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उस अब देखते हैं अनुच्छेद, आप देख रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए अनुच्छेद 23 और 24 इन दो अनुच्छेदों की बात की जाती है। 23 में कहा गया है मानव व्यापार, बालात श्रम व बंधुआ मजदूरी जबरन करने पर रोक अर्थात अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा गया है कि मानव व्यापार, बालाश्रम व बंधुआ मजदूरी यदि जबरन कोई करवाना चाहे तो जबरन नहीं करवाया जा सकता है, जो कि आपको अधिकार दिया गया है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और आपके द्वारा बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर रोक लगाई जाती है। काम करने पर रोक है अर्थात यदि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है तो उस बच्चे से कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता है। तो आपने देखा होगा जितनी भी फैक्ट्रियां होती है, फैक्ट्रियों के बाहर लिखा होता है कि बालकों का प्रवेश वर्जित है, अर्थात बालकों का जो वर्क है, वर्क से संबंधित कार्य उनसे नहीं करवाया जा सकता है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में किस किस की बात की गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में चलते हैं तो अनुच्छेद देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो 25 से लेकर के 28 तक आता है, अर्थात अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 में कहा गया है आप किसी भी धर्म को मानने व आचरण व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अर्थात आप यदि किसी धर्म को मानते हैं, उनके आचरणों पर चलते हैं, तो आपको यदि आप उनका प्रचार करना चाहते हैं और उनको काफ़ी क्षेत्रों में फैलाना चाहते हैं तो आपको प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जो कि ये अनुच्छेद 25 की बात की जाती है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की जाती है, अर्थात कहा जाता है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत यदि आप किसी धर्म को मानते हैं, उसका प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आपको धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 27 में कहा जाता है
तो अनुच्छेद 27 में धार्मिक संपोषित करने की स्वतंत्रता अर्थात धर्म संपोषित का अर्थ यह है कि यदि आप किसी धर्म को मानते हैं और उसमें दान देना चाहते हैं तो आप आर्थिक मदद कर सकते हैं किसी धर्म के बढ़ावे के लिए। और यदि आपके आय से कोई टैक्स जाता है तो उस टैक्स में भी आपको राहत दी जाएगी, अर्थात धर्म के नाम पर आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। आर्थिक मदद करने की स्वतंत्रता होती है। उसके बाद में 28 में बात की जाती है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता यानी आप किसी धार्मिक शिक्षा कहीं चल रही है या उपासना करना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता दी जाती है, आप वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, जो कि ये सभी अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद ये आते हैं आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। अब चलते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, इससे किस प्रकार से कौन से प्रश्न बनते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 व 30 आते हैं। ये मुख्य रूप से आपके अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, अर्थात अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित अधिकार है, हितों के संरक्षण से संबंधित अधिकार है। और जो 30 है, 30 में कहा जाता है शिक्षा संबंधित अधिकार दिया जाता है, अर्थात यदि कोई अल्पसंख्यक है और वह शिक्षा देने के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं तो वह स्कूल खोलने के उनको अधिकार दिया जाता है, अर्थात अल्पसंख्यक लोग अपने आधार पर स्कूल चला सकते हैं, उनके लिए यह एक मौलिक अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार है। उसके बाद में चलते हैं 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है आपका, अनुच्छेद 32, इसमें कहा गया है यदि ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं, इस मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है और आपको लगता है या किसी भारत के किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह इन के बचाव के लिए वह सीधे न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकता है कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और हम चाहते हैं कि इन मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इनके बचाव के लिए याचिका दायर कर सकता है, जो कि मुख्य रूप से यह एक मौलिक अधिकार है। और इसी संवैधानिक उपचारों से संबंधित जो अधिकार है, इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को, अर्थात संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों को देखा, उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो इन मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी की मैंने चर्चा की है। तो इन सभी को आप तैयार करने के लिए वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। इससे अतिरिक्त तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित वीडियो होगा, जो कि मौलिक कर्तव्यों से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न बनते हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक लगातार संविधान का सिलेबस चल रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने इतिहास से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी वीडियो आएंगे वह सभी टॉपिक बाय टॉपिक क्रमबद्ध रूप में होंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।